So, registration under GST, है ना? It's the topic of today's discussion. Registration under GST. So, एक brief chart हम बनाए हैं और इस chart में जितना बात बताए हैं वो सारा चीज हम लोग कवर करेंगे. It will take 1 or 2 classes, but still we are going to cover it. Registration का सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन का एडवांटेजेस क्या होगा, देन थ्रेशहोल्ड लिमिट, कौन सा लिमिट हम लोग क्रॉस करेंगे तब रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा, ये देखेंगे. इसमें कुछ बाइफरकेशंस किया गया, हम समझाएंगे. देन सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक आपका बना हुआ है, जो आपको समराइज करने में, क्योंकि लॉ है, लॉ को जितना आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे उतना आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है, आप क्लियर कट दिमाग में सेट कर सकोगे, किसी को समझा सकोगे, समझ सकोगे. तो सेक्शन 22 में कहता है कि पर्सन्स लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन या लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. हु आर द पर्सन्स हु रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मतलब कौन से वो लोग होंगे जिनको रजिस्ट्रेशन लेना की आवश्यकता होगी. सेकंड, सेक्शन 23 बोलता है पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. एक में लायबल कौन होगा, एक कौन लायबल नहीं होगा. 24 के बाद 23 के बाद 24 में बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका लायबिलिटी है नहीं है वो सब सेकेंडरी हो गया, आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो 22 में हो गया पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 में हो गया पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 25 में हो गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो गया. 25 बोलता है प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाएगा इसके लिए बात किया गया है. 26 बोलता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हैं. फिर 26 में ये था. 27 में स्पेशल प्रोविजंस बताएगा रजिस्ट्रेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू कैजुअल टैक्सेबल पर्संस एंड द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस. 27 के बाद 28 में अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन में कोई अगर सुधार करना है, कुछ करना, उसका क्या प्रोविजन होगा. फिर 29 में बताया गया कैंसलेशन और रिवोकेशन, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, किन ग्राउंड्स पर आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कैंसिल किया जा सकता है. एंड द फाइनल थिंग इज, ऐसा नहीं है कि आपको कैंसिल हो गया तो आप दुखी हो गए. There is provision again for the revocation of the cancelled registration. Clear? Now let's check that whether we have understood the entire chart or not. Don't look over the chart. Just memorize, the things that we have written on the chart. I am not going through the chart, because वहाँ पर मैं देख नहीं पा रहा. आप तो देख पा रहे हैं, आप मत देखिएगा. हम लोग चार्ट में, क्योंकि एक जो पिक्चर है ना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तब, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप उसको आगे बढ़ेंगे. और अपने पर कंट्रोल रखिए. जब आपको बोल रहे चार्ट मत देखिएगा तो मत देखिए, हर दिमाग में लाइए कि उतना बात हम लोगों को याद रहता है. पहला पार्ट इसमें देखेंगे मीनिंग या इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 persons liable for registration, 23 persons not liable for registration, 24 compulsory registration, 25 procedure for registration, 26 deemed registration, 27 special provision for casual taxable person and non-resident taxable person, 28 amendment of registration, 29 cancellation or suspension of registration, and 30 section 30 revocation of cancelled registration. So we have to keep a control, and a picture or a chart will be installed in our mind. This practice we should make कि भाई जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अब उतना सब आइटम्स है, कैसे हम डील करें. तो पहले चार्ट बना लीजिए और चार्ट को अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको कल को किसी को बताना नहीं पड़ेगा. तो खुद जानेंगे तब ना बताएंगे, हर बार तो किताब नहीं पढ़ देंगे.
हाँ, जो अमेंडमेंट्स होगा उसको अपग्रेड करेंगे, लेकिन टॉपिक्स पे कमांड रखेंगे अपना। इसीलिए मेरा कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो एक चार्ट जरूर बनाएंगे जिसको आप समझ सके पहले। क्लियर है बात? जब ये चीज क्लियर हो गया दिमाग में कि हाँ ये सब तो हमको याद हो गया, क्या क्या चीज हमको रजिस्ट्रेशन में आता है, पढ़ना है, अब उसके अंदर की बात को हम लोग समझना शुरू करेंगे। क्लियर? नाउ saying so, the first thing that we are going to understand is the meaning of registration. रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्चुअली आपको इसलिए जरूरी पड़ता है कि आपका आइडेंटिफिकेशन, आप जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्या हम लोग रजिस्ट्रेशन कराया है जीएसटी के तहत? नहीं। तो वी आर नॉट लायबल टू फॉलो the principles and the rules and regulations of GST. Neither we can claim the amount of ITC and all that, जो हम लोग जानते हैं। तो ये कौन करेगा? पहला चीज है, अगर आप जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि जानेंगे कि आप रजिस्टर्ड है जीएसटी में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन के रूप में आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और वही नंबर ये तय करेगा कि आप जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ये कितना डिजिट का होता है, क्या होता है, हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। खाली हम बात कर रहे हैं, पहला दिमाग पर समझिए, खाली समझने पर फोकस कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए। अपना आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए कि यस आई एम अ डीलर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, एंड हाउ विल अ पर्सन आइडेंटिफाई? बाय द नंबर, यूनिक नंबर, जीएसटीआईएन नंबर से आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं। तो एक आइडेंटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है अंडर जीएसटी। क्लियर? जब आपको ये मिल जाएगा तो सेकंड थिंग वह कहता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो क्या होगा? तो बोलेगा होगा ये, न तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं डीलर हूं और मैं सामान बेच रहा हूं और मेरा मन किया कि जीएसटी हम ले लेते हैं, तो मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। रजिस्ट्रेशन इस बात का इंडिकेशन करता है कि एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए, आपके पास नंबर आ गया जीएसटीआईएन नंबर, तो आप टैक्स जीएसटी के रूप में ले भी सकते हैं और उसको आप जमा करेंगे डिपार्टमेंट को। जमा करने के क्रम में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने कल समझाया था आपको कि एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, दैट इज द टैक्स पेड ऑन परचेजेस विद द आउटपुट टैक्स, ये काम आप कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? वही व्यक्ति जो रजिस्टर्ड होगा। नेक्स्ट इज registration of any business entity under the GST law implies obtaining a unique number from the concerned tax authority. Okay, that I have just discussed कि एक आपको यूनिक नंबर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआईएन नंबर, है ना। और ये नंबर को आप जब अपना बिजनेस का बोर्ड डिस्प्ले करेंगे उसके नीचे आपको लिख देना पड़ेगा, ताकि जो व्यक्ति में डील कर रहा हो आपसे उसको ये पता रहे कि हाँ आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि जो भी पर्सन, दूसरा पर्सन रजिस्टर्ड डीलर खरीदेगा आपसे, वो भी चाहेगा कि मैं उसी पर्सन से खरीदूं जो रजिस्टर्ड हो, क्योंकि जो रजिस्टर्ड होगा वही इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस, वही आपका जीएसटी चार्ज करेगा और उस जीएसटी का बेनिफिट सामने वाला भी ले सकता है। क्लियर है बात? तो फर्स्ट थिंग आई थिंक इट्स क्लियर कि what is the meaning of registration and why it is required. Now the advantages का बात करते हैं। ठीक है, हर चीज का अच्छा पक्ष होता है, तो रजिस्ट्रेशन का भी अच्छा पक्ष क्या क्या है ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहला चीज कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज के रूप में जाने जाएंगे, कि आप भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं। रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट ये हुआ कि यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अमंग द अदर पर्संस दोज हु आर एंगेज्ड इन बिजनेसेस। ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्संस को चाहता है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्संस को बहुत सारा कॉम्प्लायंसेस पूरा करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है,
ठीक है, जहां आप लॉ के दायरे में आ जाएंगे आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दूसरा व्यक्ति भी चाहता है कि हम वैसे लोगों से संबंध बनाएं या गुड्स खरीदे या गुड्स बेचे जो रजिस्टर्ड हो। बेचने की बात तो नहीं कहेंगे, खरीदने की बात जरूर कहेंगे कि उससे खरीदना चाहेगा जो रजिस्टर्ड है, ताकि कल उसको हम क्लेम कर सके। दूसरा चीज क्या है, अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो यू आर लीगली ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कस्टमर्स and pass on the credit to the taxes paid on the goods and services supplied by the recipient। जैसे मेरा मन किया हम इससे टैक्स ले लिए, ये मान लो इनोसेंटली मेरे से ले ली फेथ में, लेकिन कल को जब ये क्लेम करने जाएगी, हम रजिस्टर्ड नहीं थे मान लीजिए, और मैंने अरे हम जीएसटी लेके देखते हैं क्या होता है, बहुत रजिस्ट्रेशन बोलता है, देखते हैं क्या होता है, हम जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन लिए बगैर फर्जी इनवॉइस बनाकर उसमें जीएसटी क्लेम कर लिए और शीतल को बेच दिए सामान वो चीज, ये फेक में ले लिए, ठीक है सर होंगे ही, उतना चेक नहीं किया। अब कल को जाकर ये रजिस्टर्ड डीलर है और ये जब अपना लायबिलिटी को एडजस्ट करने का बात सोच रही होगी, अपना जो जीएसटी पेबल था उससे मेरा जो हमको जो पेमेंट करके आई उसको जब एडजस्ट करने का बात आएगा तो इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये इसका बोलेगी ऐसा कैसे हो गया, तो मालूम पड़ेगा, इंक्वायरी करेगी कि भाई जिसने आपको ये दिया था है ना, वो जो टैक्स लिया है वो पेमेंट ही नहीं किया है और वो रजिस्टर्ड था ही नहीं, किससे खरीद लिए थे आप। होता है ऐसा, तो कोई डीलर है ही नहीं हमारे लिस्ट में, रजिस्ट्रेशन का लिस्ट के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आदमी एक बार बेवकूफ बनेगा, है ना, नेक्स्ट टाइम से मेरा क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन देने के साथ में क्या होते हो, लीगली यू आर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस और क्रेडिट भी पास कर सकते हो आप, ठीक है ना। जो आपसे खरीद रहा है उसको भी जो आपको टैक्स दिया उसका वो सेटलमेंट कर सकता है। समझ गए बात को। इसके अलावा आईटीसी क्लेम करने का बात बता ही दिया गया। खुद भी अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो मैं भी कोई टैक्स पे करके सामान लेकर आता हूं तो मैं भी उस टैक्स का एडजस्टमेंट कर सकता हूं, मतलब आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं। रजिस्ट्रेशन पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर, हाँ अब देखिए क्या होता है ना, बड़ा बड़ा जब आप जब बिजनेस करना शुरू करते हैं आप चाहते हैं कि हम बढ़े, आगे की ओर बढ़े, सब एक जगह रुके नहीं। तो गवर्नमेंट का काम जब मिलता है तो उसका पैसा आपको बिना बार्गेनिंग के मिल जाता है। हर कोई चाहता है गवर्नमेंट का काम करे, तो गवर्नमेंट का काम मिलने में या बिडिंग करने में आपका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपको वो सारे काम नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी कैन इजीली गेन ट्रस्ट फ्रॉम कस्टमर्स। मैंने जो कहा विश्वास बड़ी चीज है, तो जो भी पर्सन आपसे डील करेंगे वो अगर जानेंगे कि आप रजिस्टर्ड हैं अंडर जीएसटी तो उनका विश्वास आप देखिए कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, है ना, एज बिफोर कि जब रजिस्टर्ड नहीं थे और रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में फर्क पड़ेगा। दिस पॉइंट, तो ये दो पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना, ये बोल के ऐसा नहीं बच के आप बोल दिए समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो बोलना है, ठीक है, मुंह खोलना है ना, और पोलाइटली बोलना है कोई भी चीज, गुस्सा से नहीं। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहता है कि लिमिट, थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या होगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले जब हम बात ही कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बताया कि आपको एक नंबर मिलता है जिसको हम कहते हैं GSTIN नंबर, GSTIN, जिसका पूरा फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन। एकदम सही कह रहे हैं आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये कितने डिजिट का होता है ये आपको जानना है, ठीक है, और इसका कहानी कैसे चलता है। तो बेसिकली ये 15 डिजिट का एक नंबर होता है, 15 डिजिट्स का ये नंबर होता है जैसे, और इस 15 डिजिट का जो मतलब होता है हर एक का वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मैं लिख देता हूं 19
AAICM I 1 2 3 4 KIZ2 इस तरह से दिया हुआ है, ये क्यों है। अब ये देखिए डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो जो हम बता रहे हैं ये 15 डिजिट का नंबर है, 15 है। अब इसका हर एक का मतलब क्या है। पहला 2 डिजिट जो है, ये 2 डिजिट है, ये बताता है आप किस स्टेट से संबंधित हैं। टोटल 28 स्टेट है, स्टेट कोड को ये डिनोट करता है। ये किसको मिलने वाला है, करेक्ट, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा अंडर जीएसटी उसको ये यूनिक नंबर मिलने वाला है जीएसटीआईएन के रूप में। अब इस जीएसटीआईएन का जो 15 डिजिट का नंबर है, इसका क्या मतलब है ये आप समझना है। तो पहला 2 डिजिट जो है ये आपका इंडिकेट करता है किसको, स्टेट कोड को। बाकी आगे का 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट पैन उस व्यक्ति का परमानेंट अकाउंट नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट्स 2 डिजिट्स जो है वो एंटिटी का कोड है, एंटिटी का कोड रहेगा, ठीक है। 2 डिजिट जो रहेगा एंटिटी कोड, मतलब ये 2 एंटिटी का कोड रह गया, मतलब आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसको बताएगा। एंड द फाइनल नंबर, लास्ट डिजिट इज द चेक सम, ठीक है ना। चेक करने के लिए ये रहेगा, ये अपना डिपार्टमेंट एक डिजिट बना के रखा है, उसको चेक करेगा। इस प्रकार से ये 15 डिजिट का यूनिक नंबर उस व्यक्ति को मिलेगा जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा, ठीक है। तो ये 15 डिजिट नंबर आपको पता रहना चाहिए। Am I clear with this? Now, जब आपको ये समझ में आ जाएगा, then comes तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बात की तो टर्नओवर का लास्ट क्लास में कल ही, है ना, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ऑल दैट। तो वो टर्नओवर के बेसिस पर हम लोग लिमिट तय करते हैं किसी भी पर्सन का कि कब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो एंटाइटल होगा। तो इसमें जैसे 2 तरह का कैटेगराइजेशन किया गया है, एक है स्पेशल कैटेगरी का कुछ स्टेट्स है एंड दूसरा है अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब इसको ध्यान समझिएगा, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जैसे आपका हम नाम खाली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम उसको और नटशेल में बोले, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है ना, आपको इसका ज्योग्राफी भी याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और एक चीज छूट रहा है क्या, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, हिमाचल प्रदेश, करेक्ट। तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी आपको दिमाग में क्या क्या स्टेट्स है। स्टार्ट करेंगे ए से, अरुणाचल प्रदेश। याद करने का भी तरीका होता है, स्ट्रेटेजी बनाइए। ए से शुरू होता है हम लोग का ना कोई भी चीज, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, एम से हो गया, नागालैंड, फिर सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आपको एम एन करके मतलब हम लोग अल्फाबेट तय कर लिया और उसे याद कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज उसको अलग रख दिया गया है, अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है ना। तो इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रजिस्ट्रेशन कब लायबल हो जाएंगे,
अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स 10 लाख रुपया से एक्सीड कर जाएगा, 10 लाख से एक्सीड कर जाएगा, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, कोई भी चीज का हो, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। किस केस में? अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में आपको देखना पड़ेगा फिर से दो बाइफर्केशन, कि आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज का। गुड्स का सप्लाई करते हैं तो बताया गया है 20 लाख और 40 लाख, दो लिमिट दिया गया है। 20 लाख की जो लिमिट है वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, स्पेसिफिकली सारा को नहीं इंक्लूड किया गया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जैसे सबको था 10-11 थे, इसमें कुछ को ही लिया गया है जिनका अगर सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो 20 लाख रुपया से अगर अधिक होगा तो दे आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। ठीक, तो ये सब में बोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो 20 लाख से एक्सीड करने पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और अदर देन दिस फॉर अदर स्टेट्स सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख रुपया से अधिक होगा अगर आपका सप्लाई, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्विसेज का बात जब है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर ऑल द अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, उसके लिए कॉमन है 20 लाख रुपया से अधिक का आप सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देन यू आर लायबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। ठीक है, थोड़ा सा है, फर्स्ट टाइम है, लेकिन याद हो जाएगा। बताते देखो थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में जो बताया गया, एक बताया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और दूसरा है अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ऐसे तो बाइफरकेट कर लेने का, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कंप्राइजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स प्लस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा, गुड्स हो, सर्विसेज हो या दोनों हो, 20 लाख रुपया से अगर अधिक का सप्लाई करते हैं, then they are required to get themselves registered under GST। सॉरी 10 लाख, 10 लाख से अगर ज्यादा रहेगा तो रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है, जब आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं उसमें चाहे गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, दोनों कर रहे हो। लेकिन अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जब बात आता है तो फिर से सब क्लासिफिकेशन होता है कि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज। गुड्स सप्लाई करते हो तो फिर दो तरह का लिमिट है, 20 लाख रुपया का और 40 लाख रुपया का। 20 लाख का जो लिमिट है वो बताया गया अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी और उत्तराखंड एंड तेलंगाना। इसके लिए 20 लाख से अधिक का सप्लाई करेंगे तो आपको सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और बाकी स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए 40 लाख से अधिक का सप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सर्विसेज की जहां तक बात है, इस केस में अदर स्टेट्स एंड टेरिटरीज में कि 20 लाख से अधिक का अगर आप सप्लाई करते हैं सर्विसेज का तो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड लिमिट का बात। इसमें कोई दिक्कत? तो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर बाद में हम लोग बढ़ेंगे